हेलो डियर स्टूडेंट्स, अपने पिछली क्लास में हम लोगों ने सीखा था अनुचुंबकीय व प्रचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी तत्व में, किसी आयन में हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अपनी आज की वीडियो में हम बहुत ही स्पेशल सीखने जा रहे हैं। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि क्वांटम संख्याएं क्या हैं और क्वांटम संख्याओं को कैसे निकाला जाता है। हर स्टूडेंट की चाह रहती, जब वो 11th में आता है तो वो चाहता है कि हम क्वांटम संख्याएं अच्छे से निकालना सीख जाएं। लेकिन कई बार क्या होता है कि उनको बहुत अच्छी तरीके से क्वांटम संख्याएं निकालना नहीं आती हैं, या फिर वो कंफ्यूज रहते हैं कुछ चीज़ों में। तो किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहेगा इस वीडियो को देखने के बाद। क्वांटम संख्याओं को आप बहुत अच्छे तरीके से निकाल पाओगे। लेकिन सबसे पहले हम सीखेंगे कि क्वांटम संख्याएं कहते किसे हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं, और उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि क्वांटम संख्याएं निकाली कैसे जाती हैं। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, आधा अधूरा जब टॉपिक पढ़ते हैं तब हमें अच्छी तरह से समझ में नहीं आता है। जब आधी अधूरी चीज़ें पढ़ोगे, अब बीच में से आपने स्टार्ट कर दिया क्वांटम संख्याएं क्या हैं, क्वांटम संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, ये अगर आपने नहीं पढ़ा और सीधे क्वांटम संख्याएं निकालने पर पहुंच गए तो फिर चीज़ें कठिन हो जाती हैं। ठीक है, तो वहाँ से क्या होता है कि आप फिर भूलना शुरू करते हैं। कई बच्चे कहते हैं कि हम भूलते हैं, पीछे वाला भूल जाते हैं, आगे वाला याद करते हैं, पीछे वाला भूल जाते हैं। ये समस्या उन्हीं बच्चों के साथ रहती है जो सिर्फ पढ़ते हैं। पढ़िए नहीं, सीखिए। जब चीज़ों को सीखोगे तो आप नहीं भूलोगे, लॉन्ग टाइम तक चीज़ें याद रहेंगी। और उसके लिए सबसे पहले आपको यही करना होता है कि चीज़ों के एकदम सीक्वेंस में सीखें। जैसे कि अभी जो हम सीरीज चालू किए उसमें हमने आपको सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना सिखाया, उसके बाद उसकी एक अच्छी सी ट्रिक बताई दूसरी वीडियो में। उसके बाद हमने धनायन ऋणायन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना सिखाया। फिर हमने आपको अनुचुंबकीय प्रचुंबकीय की पहचान कराना सिखाया, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना सिखाया। तो ये सारी चीज़ें हम एक सीक्वेंस में कर रहे हैं। अब हम क्वांटम संख्याओं पर आए हैं, क्वांटम संख्याओं की हम चर्चा करेंगे। तो क्वांटम संख्याएं निकालने से पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि क्वांटम संख्याएं होती क्या हैं। आखिर क्या ज़रूरत होती है क्वांटम संख्याओं की। परमाणु संरचना का अध्ययन करते समय क्वांटम संख्याओं की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये कितने प्रकार की होती है। तो आज की वीडियो में सबसे पहले तो हम यही बताने जा रहे हैं कि क्वांटम संख्याएं आखिर क्या होती हैं और कितने प्रकार की होती हैं। उसके बाद वीडियो के लास्ट में हम आप लोगों को सिखाएंगे कि क्वांटम संख्याएं निकाली कैसे जाती हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, कट करके अगर देखोगे, टीचर का पढ़ाया हुआ एक एक शब्द जब सुनोगे तभी समझ में आएगा, तभी आप सीख पाओगे। अगर आप वीडियो को कट करके देख रहे हो तो फिर अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो वीडियो को कम्प्लीटली देखिए, पूरा वीडियो देखिए, शुरू से लेकर के लास्ट तक आपको क्वांटम संख्या अच्छे से समझ में आएंगी और बिल्कुल अच्छे से आप लोग आज की क्लास में क्वांटम संख्या निकालना सीख जाओगे और क्या होती क्वांटम संख्याएं ये भी आप जान जाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्लास। क्वांटम संख्याएं, क्वांटम संख्याएं, क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं, अर्थात क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स, क्वांटम नंबर्स आखिर क्या होती हैं। ध्यान दीजिए, कोई परमाणु है, उस परमाणु में, किसी भी परमाणु में, ये नाभिक है, इसकी चारों कक्षाएं, ये परमाणु है। इस परमाणु में कोई इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन की स्थिति क्या है, इस इलेक्ट्रॉन की स्थिति क्या है और प्लस इसकी ऊर्जा क्या है। इन दो बातों की जानकारी हमें जो संख्याएं देती हैं उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, क्वांटम संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो क्वांटम संख्याएं हमें क्या बताती हैं, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा की जानकारी देती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा की जानकारी देने वाली संख्याओं को क्वांटम संख्याएं कहते हैं। या हम इस तरह से कह सकते हैं कि वे संख्याएं जो किसी परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा की जानकारी देती हैं, ऐसी संख्याओं को हम क्वांटम संख्याएं कहते हैं। बिल्कुल रिलैक्स में पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, शांत मन से पढ़िए, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी आपने स्पीड बढ़ा ली या फिर आपने कट करके अगर आप वीडियो को देखेंगे तो अच्छे से समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल रिलैक्स मूड में, कूल माइंड होकर के आराम से पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा और बिल्कुल क्लियरली बिल्कुल समझ में आ जाएगा एक ही बार में।
तो वे संख्याएं जो किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा की जानकारी देती हैं, ऐसी संख्याओं को क्वांटम संख्याएं कहते हैं। अब स्थिति का मतलब क्या है, इसको जरा समझा जाए। देखिए, कोई भी परमाणु होता है, उसके नाभिक के चारों ओर कुछ कक्षाएं होती हैं। इन कक्षाओं को हम क्या कहते हैं, इन कक्षाओं को हम कोष कहते हैं। थोड़ा सा ध्यान देंगे, इन कक्षाओं को कोष कहते हैं। कोष यानी हम इनको सेल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, सेल कहते हैं, या फिर हम इनसे मुख्य ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। मुख्य ऊर्जा स्तर भी इसको कहा जाता है, और इसे हम के, एल, एम और एन से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर हम इसे 1, 2, 3 और 4 इस तरह से अंकों के द्वारा, पूर्णांकों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। कोष के अंदर बेटा होता है उपकोष। उपकोष जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सब सेल कहते हैं। सब सेल। अब कई बच्चे सोच रहे हो सर क्वांटम संख्या सिखा रहे हैं, वहाँ पर इसकी क्या ज़रूरत है। यही तो बात ज़रूरी है समझना। जब आप ये समझ जाओगे तभी आपको समझ में आएगा कि क्वांटम संख्याएं होती क्या हैं। वही मैं अभी चर्चा कर रहा था कि जब आप आधा अधूरा पढ़ेंगे, ठीक है ना, कट करके चीज़ों को पढ़ेंगे तो चीज़ें कम टाइम तक याद रहेंगी। अगर आप बिल्कुल कम्प्लीटली सीक्वेंस से पढ़ते हैं तभी आपको अच्छे से याद हो सकता है, ठीक है। तो उपकोष को हम सबसेल या उप ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। उप ऊर्जा स्तर। और जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, पूरे भारतवर्ष के स्टूडेंट्स से मैं ये आह्वान करता हूँ कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आइए। आपको यहाँ पर हम हिंदी मीडियम में एकदम बहुत अच्छी चीज़ें लगातार आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे, ठीक है। लगातार कंटिन्यू लेक्चर जारी रहेंगे, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। उपकोष अर्थात सब सेल अर्थात उप ऊर्जा स्तर, इसे हम एस, पी, डी और एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। उपकोष के अंदर क्या होता है, कक्षक होता है, कक्षक, ठीक है, जिसे हम ऑर्बिटल भी कहते हैं। ऑर्बिटल्स, ठीक है। ऑर्बिटल्स डिपेंड करते हैं किस पर, उपकोष पर। एस उपकोष में केवल एक ऑर्बिटल होता है, एक कक्षक होता है। पी उपकोष में 3 कक्षक होते हैं, 3 कक्षक होते हैं। डी उपकोष में 5 कक्षक होते हैं। एफ उपकोष में नंबर ऑफ ऑर्बिटल 7 होता है, अर्थात 7 कक्षक होते हैं, ठीक है। 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब ध्यान दीजिए, कक्षक के अंदर बैठा होता है इलेक्ट्रॉन। कक्षक के अंदर कौन बैठा हुआ है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब एक ऑर्बिटल में, एक कक्षक में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अधिकतम कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, ठीक है ना। किसी एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो सकती है, पाउली ने ये बात बताई थी, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में कितना हो सकता है, 2। इस हिसाब से एस उपकोष में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। पी उपकोष में 3 कक्षक हैं और एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अभी मैं आपको पाउली का नियम और हुंड का नियम बताना बाकी है। पाउली का अपवर्जन नियम और हुंड का नियम। अगली वीडियो में हम पाउली के अपवर्जन नियम और हुंड के नियम की ही चर्चा करेंगे, ठीक है। अगली में नहीं तो उसके अगली वाली में करेंगे, लेकिन अभी इसको ध्यान दीजिए। डी उपकोष में कितने कक्षक होते हैं, 5 कक्षक होते हैं, और इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, 10, ठीक है। एफ उपकोष में 7 कक्षक हैं और एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 2 है। तो 7 कक्षकों में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से नाभिक के चारों जो कक्षाएं होती हैं उन्हें हम कोष कहते हैं, अर्थात सेल कहते हैं, अर्थात मुख्य ऊर्जा स्तर। इनको हम के, एल, एम, एन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, या पूर्णांक को 1, 2, 3, 4 के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। उपकोष, कोष के अंदर उपकोष है, अर्थात सबसेल अर्थात उप ऊर्जा स्तर, जिसे हम एस, पी, डी, एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। इनकी भी फुल फॉर्म होती है शार्प प्रिंसिपल डिफ्यूज फंडामेंटल। चाहूँ तो मैं लिख देता हूँ, इसका फुल फॉर्म होता है शार्प, इसका होता है प्रिंसिपल, इसका होता है डिफ्यूज, इसका होता है फंडामेंटल, ठीक है।
इसकी फुल फॉर्म फंडामेंटल होती है, शार्प प्रिंसिपल डिफ्यूज फंडामेंटल। बहुत सारे बच्चों को SPDF की फुल फॉर्म नहीं पता होती है, तो वो अच्छे से यहाँ पर ध्यान से देख लें। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, उपकोष के अंदर कक्षक है, कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, और इस इलेक्ट्रॉन का जो चक्रण है वो 2 प्रकार का है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये जो सीधा वाला ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कैसा है, क्लॉकवाइज है। ठीक है, यानी दक्षिणावर्त, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त बोलते हैं। और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला, ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। इसको हम क्या बोलते हैं, वामावर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वामावर्त बोलते हैं। ठीक है, यानी दैट मीन्स जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा होता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, साथ ही अपने एक्सिस पर, अपने अक्ष पर भी घूमती है। ठीक है ना, तो चारों ओर चक्कर लगाना क्या कहलाता है, परिक्रमण, और अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है, चक्रण। तो इलेक्ट्रॉन भी नाभिक के चारों ओर तो चक्कर लगाता ही है, साथ ही साथ अपने अक्ष पर भी, एक्सिस पर भी रोटेट करता है, जिसे हम स्पिन या चक्रण कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब हम अपनी मेन बात पर आते हैं कि क्वांटम संख्याएं क्या हैं। क्वांटम संख्याएं वे संख्याएं हैं जो किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा की जानकारी देती हैं। ठीक है, स्थिति का मतलब क्या है, स्थिति का मतलब यही है, स्थिति का मतलब यही है कि इलेक्ट्रॉन किस कोष में है, उस कोष के किस उपकोष में है, उस उपकोष के किस कक्षक में है, और जिस कक्षक में है उसमें उसका चक्रण कैसा है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो ये 4 बातें हमें क्वांटम संख्याएं बताती हैं स्थिति के बारे में। क्या बताती हैं, स्थिति के बारे में 4 बातें बताती हैं। जैसे कि अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट से कहीं दूसरी जगह जाते हैं तो आप वहाँ पर क्या बताएंगे, वहाँ पर आप पहले, अगर मान लो दूसरे प्रदेश में गए तो आप पहले अपने प्रदेश का नाम बताएंगे, प्रदेश के बाद अपने पहले मंडल का नाम, फिर मंडल का नाम बताएंगे, मंडल के बाद आप किसका नाम बताएंगे, अपने ज़िले का नाम बताएंगे, फिर उस ज़िले में जहाँ भी रहते हैं, जिस गाँव में, जिस तहसील में, उसका नाम बताएंगे। तो उसी तरह से अगर हमें इलेक्ट्रॉन की स्थिति को बताना है तो हमें 4 बातें बतानी पड़ेंगी। बहुत ध्यान देंगे, इलेक्ट्रॉन की स्थिति को अगर बताना है तो हमें 4 बातें बतानी पड़ेंगी, और वो 4 बातें क्या हैं कि इलेक्ट्रॉन किस कोष में है, उस कोष के किस उपकोष में है, जिस उपकोष में है उसके किस कक्षक में है, और जिस कक्षक में है उसमें उसका चक्रण अर्थात स्पिन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये 4 बातें हमें बतानी पड़ती हैं, इसलिए क्वांटम संख्याएं भी कुल 4 प्रकार की होती हैं। नंबर 1, मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या अर्थात प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या। दूसरी होती है, ध्यान देंगे, तो मुख्य क्वांटम संख्या क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या को स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका मान कोई भी पूर्णांक संख्या 1, 2, 3, 4 ... हो सकता है। और ये मुख्य क्वांटम संख्या किसके बारे में बताती है, मुख्य क्वांटम संख्या हमें कोष के बारे में जानकारी देती है। मुख्य क्वांटम संख्या हमें कोष के बारे में जानकारी देती है, और इसे हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मान कोई भी पूर्णांक संख्या 1, 2, 3, 4 हो सकता है। ठीक है, तो मुख्य क्वांटम संख्या अर्थात प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम 1, 2, 3, 4 या 1, 2, 3, 4 अंकों द्वारा, पूर्णांकों द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और ये कोष के बारे में बताती है। दूसरी क्वांटम संख्या होती है दिगंशी क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या। दिगंशी क्वांटम संख्या दैट मीन्स एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको हम स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और स्मॉल l का मान n के मान पर डिपेंड करता है। स्मॉल n के मान के लिए l के कुल मान 0 से n-1 तक हो सकते हैं। ये सब निकालना आप लोगों को सिखाएंगे, ठीक है, आगे की क्लासेस में, आगे की वीडियोस में। ठीक है, तो ये जो दिगंशी क्वांटम संख्या है ये किसके बारे में बताती है, ये बताती है हमें उपकोष के बारे में।
दिगंशी क्वांटम संख्या हमें उपकोष की जानकारी देती है, उपकोष के बारे में बताती है। इसे स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल एन के प्रत्येक मान के लिए स्मॉल एल के मान 0 से n-1 तक हो सकते हैं। ठीक है। तीसरी क्वांटम संख्या जो है, तीसरी क्वांटम संख्या चुंबकीय क्वांटम संख्या है। चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसमें और भी अभी बहुत सारी बातें हैं जो आपको आगे बताई जाएंगी। ठीक है, बहुत सारी बातें हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या है, अर्थात मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से, और ये इसका मान जो है एल के मान पर डिपेंड करता है। एल के प्रत्येक मान के लिए एम के कुल मान जो है -L से +L तक होते हैं। -L से +L तक, या फिर 2L+1 या 2L+1 कुल मान। ये भी सब निकालना आप लोगों को आगे की वीडियोज़ में हम बताएंगे। आज की वीडियो में क्वांटम नंबर पर सारी चर्चा करना पॉसिबल नहीं है। हो तो जाएगी लेकिन फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, 1-2 घंटे का हो जाएगा, तो आप लोग उसे देखना सही से पसंद नहीं करेंगे इकट्ठा। ठीक है, अभी जितना आज बताया जा रहा है उतना सीखिए। ठीक है, जो अभी और भी बहुत सारी बातें इसके बारे में होंगी नेक्स्ट क्लासेस में। चौथी जो है, आराम आराम से पढ़िए। ठीक है, चौथी है चुंबकीय चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या, दैट मीन्स स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर को हम स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और हाँ, इसका मैंने नहीं बताया आपको, जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है, चुंबकीय क्वांटम संख्या कक्षक के अभिविन्यास की जानकारी देती है। चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या बताती है, कक्षक का अभिविन्यास, कक्षक का अभिविन्यास, कक्षक के अभिविन्यास के बारे में जानकारी हमें देती है। ठीक है, चुंबकीय क्वांटम संख्या, ये प्रश्न खूब पूछा भी जाता है कि चुंबकीय क्वांटम संख्या हमें क्या बताती है, तो कक्षक का अभिविन्यास बताती है। दैट मीन्स कक्षक का जो स्ट्रक्चर है, वो कक्षक कई प्रकार के होते हैं, SPDF, उनके अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, अलग अलग अभिविन्यास होते हैं। उनकी भी चर्चा अपने किसी वीडियो में हम करेंगे। ठीक है, कक्षक कितने प्रकार के, उनके स्ट्रक्चर कैसे बनाए जाते हैं, उनकी भी चर्चा आगे की किसी वीडियो में हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। तो चक्रण क्वांटम संख्या जो है, स्पिन क्वांटम नंबर, ये हमें इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में जानकारी देती है। इलेक्ट्रॉन का चक्रण बताती है कि इलेक्ट्रॉन का चक्रण कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, और इसके केवल 2 वैल्यू हैं। अगर चक्रण क्लॉकवाइज है तो इसका मान +1/2 होता है, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो -1/2 होता है। बस इतना सा ध्यान रखना है आपके लिए। तो क्वांटम संख्याएँ जो हैं, मैंने आपको क्या बताया कि जो क्वांटम संख्याएं हैं वो कुल कितनी प्रकार की हैं, 4 प्रकार की हैं। मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मान कोई भी पूर्णांक संख्या 1, 2, 3, 4 हो सकता है। दूसरा दिगंशी क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसे हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका मान n के मान पर डिपेंड करता है। n के प्रत्येक मान के लिए l के मान 0 से n-1 तक हो सकते हैं। और ये क्वांटम संख्या किसके बारे में बताती है, उपकोष के बारे में बताती है। मुख्य क्वांटम संख्या कोष के बारे में जानकारी देती है। चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसे हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसका मान l के मान पर डिपेंड करता है। m के कुल मान -L से +L तक या 2L+1 तक होते हैं। ठीक है, और ये क्वांटम संख्या हमें कक्षक के बारे में जानकारी देती, कक्षक का अभिविन्यास बताती है। ठीक है, चक्रण क्वांटम संख्या अर्थात स्पिन क्वांटम नंबर, इसे हम स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्वांटम संख्या हमें किसके बारे में बताती है, इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में बताती है कि इलेक्ट्रॉन का चक्रण अर्थात स्पिन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। अगर इलेक्ट्रॉन का चक्रण क्लॉकवाइज है तो इसका मान +1/2 होता है, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो इसका मान -1/2 होता है। कुल मिलाकर के यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 4 क्वांटम संख्याएं हैं, N, L, M और S। इन्हीं क्वांटम संख्याओं को निकालना होता है आप लोगों को। ठीक है,
इन्हीं क्वांटम संख्याओं को निकालना होता है। एक आपको परमाणु क्रमांक दे दिया जाता है और फिर कहा जाता है कि इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन की या जो भी इलेक्ट्रॉन का पूछता है उसकी चारों क्वांटम संख्याएं निकालो। तो इन क्वांटम संख्याओं को निकालना ही थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए लगता है टफ, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल टफ नहीं लगेगा। आराम से, आसानी से, आप बिल्कुल आसानी से क्वांटम संख्याओं को बहुत ही आसानी से निकाल पाओगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हमने क्या जाना कि क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं होती हैं जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा की जानकारी देती हैं। हाँ, इस पर थोड़ा सा और ध्यान दे दीजिए। ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा, जैसे ये नाभिक के सबसे पास वाले कोष की ऊर्जा सबसे कम होती है, उसके बाद जैसे जैसे बाहर जाओगे ऊर्जा बढ़ेगी, और बाहर जाओगे और बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ से ऊर्जा बढ़ती है, नाभिक से जैसे जैसे दूर जाओगे ऊर्जा बढ़ेगी। ऊर्जा का बढ़ता क्रम है ये, ऊर्जा का बढ़ता क्रम, ये ऊर्जा का बढ़ता क्रम है। ऊर्जा बढ़ती क्यों है? जहाँ पर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा वहाँ पर ऊर्जा कम होगी, और जहाँ पर अट्रैक्शन कम होगा वहाँ पर ऊर्जा ज़्यादा होगी। और अट्रैक्शन ज़्यादा कब होगा? जब अपोजिट चार्ज एक दूसरे के पास होंगे। जितना ज़्यादा पास होंगे उतना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा। तो अपोजिट चार्ज यहाँ पर देखिए, ये प्लस नाभिक, इलेक्ट्रॉन कैसा है? माइनस। तो ये पहले कोष का इलेक्ट्रॉन नाभिक के सबसे पास में है, तो सबसे पास में तो अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा, और अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा तो एनर्जी सबसे कम। जैसे जैसे दूर बढ़ेंगे नाभिक से दूरी बढ़ती जाएगी और अट्रैक्शन फोर्स कम होता चला जाएगा, और अट्रैक्शन कम होगा तो ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे अट्रैक्शन कम होगा ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, अट्रैक्शन होता ही है ऊर्जा कम होने की वजह से। जब ऊर्जा बढ़ जाएगी तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा। जैसे तुम दो दोस्त हो, ठीक है, तुम दोनों की ऊर्जा जब कम रहेगी तभी तो एक दूसरे के दोस्त बन पाओगे। अब ऊर्जा तुमने बढ़ा ली दोनों ने अपनी, वो अपनी नक्शेबाजी में घूम रहा है, दूसरा अपनी नक्शेबाजी में घूम रहा है, तो फिर क्या होगा? तो फिर दूरियां बढ़ने लगेंगी। ठीक है, फिर प्रतिकर्षण होने लगेगा, एक दूसरे से अलग होने लगोगे। ठीक वही यहाँ पर है, जैसे जैसे नाभिक से दूर जाओगे अट्रैक्शन फोर्स कम होता चला जाएगा, और अट्रैक्शन कम होगा तो ऊर्जा का क्रम बढ़ता चला जाएगा। अब देखिए क्वांटम संख्या में ऊर्जा की जानकारी किस तरह से देती है। ऊर्जा की जानकारी, जैसे आपको पता लगा कि कोई इलेक्ट्रॉन पहले कोष में है, इसका मतलब उसकी ऊर्जा सबसे कम है। अगर आपको पता लगा इलेक्ट्रॉन दूसरे कोष में है तो ऊर्जा ज़्यादा है, तीसरे में है तो ऊर्जा ज़्यादा है, चौथे में तो ऊर्जा ज़्यादा है। तो हमें कोष, कोष कक्षक, इन सब की जानकारी मिलती है। उस जानकारी से ही हमें पता लग जाता है कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम है या ज़्यादा है। ठीक है, तो वे संख्याएं जो किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा की जानकारी देती हैं, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? क्वांटम संख्याएं कहते हैं। ठीक है, ये क्वांटम संख्याएं कुल 4 प्रकार की होती हैं। मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। ये क्वांटम संख्याएं हमें स्थिति बताती हैं। स्थिति का मतलब हमें बताती हैं कि इलेक्ट्रॉन किस कोष में है, किस उपकोष में, किस कक्षक में है, और जिस कक्षक में उसमें उसका चक्रण कैसा है। मुझे लगता है कि आपको ये क्वांटम संख्याएं क्या हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं और इनकी आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की स्थिति कैसे पता की जा सकती है, ये सारी बातें आपको आज की क्लास में, आज इस वीडियो में समझ में आ गई होंगी। अब मुझे लगता है कि अगर मैं इसी वीडियो में इंक्लूड कर दूं, क्वांटम संख्याएं निकालना भी आपको इसी वीडियो में समझा दूंगा, तो मुझे लगता है कि फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आज की क्लास में, आज की इस वीडियो में आप इतना ही सीखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आते ही, जैसे ही आपका वीडियो स्टार्ट होगा, उसमें आपको सीधे सीधे क्वांटम संख्याएं निकालना ही सिखाऊंगा। ठीक है, तो क्वांटम संख्याएं कैसे निकाली जाती हैं इसकी चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे, और बिल्कुल क्लियरली आप लोगों को क्वांटम संख्याएं निकालना अच्छी तरह से समझा देंगे। केवल 2-3 क्वांटम संख्याएं आपको बताएंगे निकालना, उसी से आप किसी की भी क्वांटम संख्या आसानी से निकाल पाओगे। और साथ ही क्वांटम संख्या निकालना तो सिखाएंगे ही। कई बार इस तरह से भी प्रश्न आ जाते हैं कि n का मान दिया है तो l के कुल मान बताओ, n का मान दिया है तो l, m, s तीनों के कुल मान बताओ, l का मान दिया है तो m के कुल मान बताओ। इस प्रकार से ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो ऐसे प्रश्नों की चर्चा भी हम अगली वीडियो में करेंगे। दैट मीन्स अगली वीडियो में हम क्वांटम संख्याओं पर विस्तृत चर्चा करके क्वांटम संख्या का टॉपिक बिल्कुल फिनिश कर देंगे। ठीक है, लेकिन आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगर इतनी सारी बातें हम इसमें और करेंगे तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए अगली वीडियो का इंतजार करिए। इस वीडियो को आप अच्छे से समझ गए होंगे कि क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं। हम क्वांटम संख्याओं को
क्वांटम संख्याओं को कैसे यूज़ करते हैं, आखिर क्वांटम संख्याओं की किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन को की स्थिति ऊर्जा को हम क्वांटम संख्याओं के द्वारा कैसे ज्ञात कर सकते हैं, क्वांटम संख्याओं की क्या ज़रूरत है, क्वांटम संख्याओं की परिभाषा क्या है, ये सब चीज़ें आप लोग आज की इस वीडियो में सीख गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वांटम संख्या निकलवा के आप लोगों का ये टॉपिक बिल्कुल फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि 2 दिन होना चाहिए इस टॉपिक के लिए, इसीलिए हम आज की इस वीडियो को यहीं पर बंद करते हैं, आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और जितने भी स्टूडेंट्स आपके हिंदी मीडियम के उन सभी को इस प्लेटफॉर्म की जानकारी दीजिए। यहाँ पर आप लोगों को हम लगातार लेक्चर प्रोवाइड करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।